फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज एच न्यू जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी गामा फोटोन जो होता है जब वो किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से निकलता है तो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी एच न्यू पूरी की पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या है? पेयर प्रोडक्शन। इसकी रिवर्स प्रोसेस भी होती है। अगर कहीं एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में भिड़ जाएं तो इस बात के चांसेस होते हैं कि पूरा का पूरा जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से एनिलेट कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें और उनकी जो एनर्जी है वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाए, फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाए। तो उसका नाम होता है पेयर एनिलेशन या पेयर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दो फिनोमिना हैं। एक क्या है? गामा फोटोन की जो एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रही है, ये पेयर प्रोडक्शन है। और अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकरा जाएं तो इस बात की सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती है कि वो दोनों जो हैं वो डिस्ट्रक्ट होके और गामा फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक, इसमें एक डिफरेंस होता है। जब पेयर प्रोडक्शन होता है तो एक सिंगल गामा फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब पेयर डिस्ट्रक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में भिड़ते हैं तो दो गामा फोटॉन्स ऑफ रिलेटिवली लेस एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो पेयर डिस्ट्रक्शन में दो गामा फोटोन प्रोड्यूस होते हैं और जबकि पेयर प्रोडक्शन में एक गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर बनते हैं। तो ये खास डिफरेंस है इनमें। ठीक, द ऑपरेशन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल इफ द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हैज ए वैल्यू क्लोज टू 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जो वैल्यू है जब 1 होती है, थियोरेटिकली तो 1 होती है लेकिन हम 1 से थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, जैसे 1.1 है, 1.05 है, इस तरह से हम प्रैक्टिकल वैल्यू हम कुछ इस तरह से रखते हैं। थियोरेटिकल वैल्यू उसकी 1 होती है। ठीक, ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्रिटिकल का मतलब अब वो सस्टेन्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आपको ये अब याद करने वाला खेल है। इसको आप एक बार नेट में चेक करना कि कौन सा आइसोटोप जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में जब रेडियोलॉजी में जब रेडिएशन थेरेपी होती है तो कौन सा आइसोटोप जो है वो यूज़ होता है, वो आप एक बार नेट में सर्च करना तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पता लगेगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, एल्फा रेज हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, गलत है। एल्फा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, पहला गलत हो गया। दूसरा, बीटा रेज हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ये भी गलत है। गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। गामा रेज हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी पार्ट। When a nucleus in an atom undergoes a radioactive decay, then electronic energy levels of the atom, तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं वो Z पे डिपेंड करते हैं, और अगर Z चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल भी चेंज होंगे। और अल्फा डिके और बीटा डिके दोनों में Z चेंज होता है, दोनों में एटॉमिक नंबर चेंज होता है। अल्फा डिके में एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, बीटा माइनस डिके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, बीटा प्लस डिके में एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। तो जब भी Z चेंज होगा तो एनर्जी लेवल चेंज होंगे। अगर आप याद करो तो हमारा फॉर्मूला एनर्जी का ये होता था आपका 13.6 Z माइनस बी का स्क्वायर, और जहाँ से जहाँ तक ट्रांजिशन हो रहा है मान लिया n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जब ये Z चेंज होगा तब एनर्जी का जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक, इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो क्या आंसर बनने वाला है इसमें? डू नॉट चेंज फॉर एनी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी, गलत बात है। अल्फा और बीटा डिके से तो चेंज होगा, गामा डिके से चेंज नहीं होगा क्योंकि गामा से जेड में कोई चेंज नहीं आता। तो चेंज फॉर अल्फा एंड बीटा रेडियो एक्टिविटी बट नॉट फॉर गामा रेडियो एक्टिविटी। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी पार्ट। हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। ऐसा क्यों होता है? जब लाइट न्यूक्लियाई होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट बराबर बराबर जैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते जाएंगे न्यूट्रॉन्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और प्रोटॉन्स बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे होते हैं। न्यूट्रॉन्स का संख्या जो है वो प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों वो समझिए, ढंग से समझना है इसको। जैसे मान लिया एक बड़ा न्यूक्लियस है, उसमें कई सारे न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, बट प्रोटॉन्स कम होंगे और हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों करना पड़ता है वो समझिए। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ता है, जैसे एक प्रोटॉन है, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इस पर जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा वो सभी प्रोटॉन लगा रहे होंगे। ये वाला पास वाले प्रोटॉन भी लगा रहे होंगे, दूर वाले प्रोटॉन भी लगा रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्बिक रिपल्शन जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, वो शॉर्ट रेंज नहीं है।
वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी इसको रिपेल करने वाले फोर्सेस सभी प्रोटॉन लगा रहे होंगे, लेकिन इसको अट्रैक्ट करने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, जिसको स्टेबलाइज करने वाला न्यूक्लियर फोर्स होगा, वो सिर्फ नेबरहुड में जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वही लगा रहे होंगे। तो कोशिश ये रहती है उसके नेबरहुड में कोई प्रोटॉन ना आए, नेबरहुड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, न्यूट्रॉन्स हो, ठीक है, तभी वो स्टेबल रह पाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसलिए ज़्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स जो है वो सभी प्रोटॉन्स लगा रहे होते हैं, दूर वाला भी लगा रहा होगा, पास वाला भी लगा रहा होगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स आपके शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, वो सिर्फ अगल बगल वाले ही लगा पाते हैं। तो हम ये कोशिश ये करते हैं कि हर प्रोटॉन की विसिनिटी में आसपास कोई दूसरा प्रोटॉन ना मिले, बाकी न्यूट्रॉन्स रहें। फिर दूसरा प्रोटॉन हो तो उसकी विसिनिटी में न्यूट्रॉन्स रहें, तो न्यूट्रॉन्स की नंबर हमें ज़्यादा चाहिए, प्रोटॉन्स का नंबर हमें कम चाहिए। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा, न्यूट्रॉन्स आर क्या आंसर बनेगा, जरा पढ़ते हैं कि करके। पहला, न्यूट्रॉन्स आर हैवियर देन प्रोटॉन्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स आर रिपल्सिव, ठीक ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। न्यूट्रॉन्स डिके इनटू प्रोटॉन्स, इसका कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स आर वीकर देन दैट ऑफ बिटवीन प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर फोर्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में सेम ही लगता है, नेट फोर्स होना चाहिए। तो इसमें कोई भी आंसर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो रहा। तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर बनेगा वो बन सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स आर रिपल्सिव एंड लॉन्ग रेंज, ठीक, आर रिपल्सिव एंड लॉन्ग रेंज, इसमें कोई ढंग से दिख नहीं रहा है। पहला क्या था, न्यूट्रॉन्स आर हैवियर देन प्रोटॉन्स, ठीक ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स आर रिपल्सिव एंड लॉन्ग रेंज, इसमें लॉन्ग रेंज लिख दें हम तो ये आंसर एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो अभी के लिए हम कौन सा आंसर मार देते हैं, बी पार्ट। इन वन एवरेज लाइफ में कितने डिके हो जाते हैं, तो एवरेज लाइफ में 63% ऑफ द न्यूक्लियाई डिकेड, 37% रह जाते हैं। ठीक है, तो मोर देन हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डिके, मोर देन हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डिके, एवरेज लाइफ वो होती है। हाफ लाइफ में आधे न्यूक्लियाई डिके होते हैं और एवरेज लाइफ हाफ लाइफ से थोड़ी ज़्यादा होती है, और उसमें 63% न्यूक्लियाई डिके हो जाते हैं, 37% बचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन ए न्यूक्लियस, ठीक, इसको ढंग से समझना है। जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, तो कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं उसके। जैसे मान लिया आपने एक न्यूक्लियस बनाया, आपने क्या किया, Z तो लिए प्रोटॉन्स, ठीक, और आपने A-Z लिए न्यूट्रॉन्स, ठीक, Z लिए आपने प्रोटॉन्स, A-Z लिए न्यूट्रॉन्स, और इनको मिला के आपने एक न्यूक्लियस बना दिया, X न्यूक्लियस बना दिया जिसमें Z प्रोटॉन थे और मास नंबर जिसका था A-Z न्यूट्रॉन थे। अब अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाएगी तो मास डिफेक्ट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो भी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो इसकी इक्वेशन लिखेंगे वो आएगा Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो हो गया इंडिविजुअल जो न्यूक्लियॉन्स है उनका मास, उसमें से इस पूरे न्यूक्लियस का मास हम माइनस करेंगे और ये बनेगा मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगी बाइंडिंग एनर्जी। तो एक रिलेशन तो ये भी होता है। ठीक, तो इसको अगर आप समझोगे तो ये आंसर बनेगा सी पार्ट। इट इज़ द सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। जब मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेस्ट मास एनर्जी तो आएगी। इसमें मैं सी स्क्वायर तो समझ आके मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स है, ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इट इज़ द सम ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस भी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो आपका आंसर सी पार्ट सही हो गया। बाकी और ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि बी पार्ट समझिए, इट इज़ द एनर्जी मेड अवेलेबल व्हेन द फ्री न्यूक्लियंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक है, जब ये फ्री न्यूक्लियन जब ये पास आके एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो इतनी एनर्जी, मास डिफेक्ट होता है और इस बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी लिबरेट हो जाती है। तो ये आंसर भी सही है आपका, बी पार्ट भी सही है आपका, सी पार्ट भी सही था, ए पार्ट भी सही है। क्या कह रहे हैं समझिए जरा, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस पास आके उन्होंने न्यूक्लियस बनाया तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी लिबरेट करी। तो इतनी एनर्जी वापस अगर न्यूक्लियस में दे दोगे आप तो न्यूक्लियस एक्सप्लोड कर जाएगा और अपने इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस में वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसका आंसर ए पार्ट भी ठीक है। ये तीनों ही बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो आंसर क्या बना इसका फिर, डी पार्ट। रॉन्ग डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं, ये तीनों ही राइट हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। दे आर आस्किंग अबाउट रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो तीनों ही सही हैं।
एज कंपेयर टू कार्बन 12 एटम, कार्बन 14 एटम के पास क्या एक्स्ट्रा होता था। क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। तो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो योर आंसर इज सी पार्ट। व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियाई इंक्रीजेज, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो हमने ग्राफ देखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है पहले बढ़ती है, फिर पीक वैल्यू अटेन करती है और फिर कम होती जाती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बढ़ने के साथ ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी होती है, तो वो आयरन की होती है, आयरन 56, उसका मास नंबर क्या होता है 56। तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास नंबर, सो योर आंसर इज डी पार्ट। इसमें कुछ पीक्स भी होते हैं, यहाँ पे सडन पीक्स भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज होती है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ, तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है आयरन की। आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, या आप ऐसा कह सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी के टर्म्स में आयरन का न्यूक्लियस डेड है, उससे कोई भी एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं उसका फ्यूजन करा के नहीं उसका फिशन करा के, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी पार्ट। Which of the following process will result into fission reaction? यूरेनियम 235 टूटता है, 238 तो नहीं टूटता है, ठीक है, या 238 टूटता होगा तो किस तरह से टूटता है वो मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, उसमें यूरेनियम 235 हम यूज़ करते हैं, और 235 को ब्रेक करने के लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कांच है, एक मिरर है, ठीक है, या एक विंडो का एक कांच है, ठीक है, ग्लास है, ग्लास विंडो है, और आपने उसमें बुलेट फायर करी, तो क्या वो शटर होगा, नहीं होगा शटर। बुलेट जब आप फायर करोगे तो उसमें होल बना के निकल जाएगी, जहाँ बुलेट टकराएगी वहाँ से होल बना के निकल जाएगी, क्योंकि वो फास्ट मूविंग थी, ठीक। तो मोमेंटम ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, अपने इतने ज़्यादा स्पीड की वजह से वो बस वहीं से होल बनाएगी और निकल जाएगी। लेकिन अगर उसी विंडो में आपने एक स्लो मूविंग पत्थर फेंक के मारा तो वो शटर हो जाएगी। सेम सिचुएशन यूरेनियम न्यूक्लियस की होती है, जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है तो उसमें होल बना के निकल जाता है, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। जबकि जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो उनका जब हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं तब यूरेनियम 235 का फिशन होता है, ठीक। तो क्या आंसर बनेगा आपका, आंसर बनेगा बी पार्ट। What fissionable material were used in a bomb dropped in Nagasaki in year 1945? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जो 2 बॉम्ब गिराए थे तो प्लूटोनियम बेस्ड थे वो, ठीक है। नागासाकी पे जो गिराया गया था वो आपका प्लूटोनियम बेस्ड था, डी पार्ट। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहो तो आप नेट पे पढ़ लेना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन इज यूज इन, कंट्रोल चेन रिएक्शन किस में यूज होती है, तो वो होती है एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर में, और अनकंट्रोल्ड होती है एटॉमिक बॉम्ब में। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। इन एन एटॉमिक बॉम्ब एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू चेन रिएक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 यूज करते हैं हम, तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। बोरॉन रॉड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बोरॉन रॉड का काम क्या है, तो बोरॉन रॉड का काम है कंट्रोल रॉड्स की तरह, ठीक है। बोरॉन रॉड्स, कैडमियम रॉड्स, इनका काम होता है कंट्रोल रॉड्स की तरह, और ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं। स्लो डाउन करने का काम नहीं है, स्लो डाउन करने का काम मॉडरेटर का होता है, एब्जॉर्व करने का काम कंट्रोल रॉड्स का होता है, ठीक। दे कैन एब्जॉर्व न्यूट्रॉन्स, ए पार्ट। ए न्यूक्लियर रिएक्शन अलॉन्ग विद द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन इट इज एट फॉलोज, ए और बी मिलकर सी और डी बन रहे हैं, ए और बी का मास इतना दिया, सी और डी का मास इतना दिया, तो एनर्जी लिबरेट पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो सबसे पहले आप ये बताओ मास डिफेक्ट कितना होगा। इन दोनों का जो रिएक्टेंट का मास है वो ज़्यादा होना चाहिए, जो क्यू वैल्यू होती है, जो एनर्जी लिबरेट होती है वो होती है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ये एटॉमिक मास यूनिट में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 931 MeV से, तो रिएक्टेंट का मास जो आ जाएगा वो आपका आ रहा है 2.006, माइनस प्रोडक्ट का मास जो है अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2.004 इंटू 931, तो ये आपका आया 0.002 इंटू 931 MeV, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। इतनी एनर्जी इसमें लिबरेट होगी इस न्यूक्लियर रिएक्शन में।
द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज़ ए शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। ठीक, अगर हम एटॉमिक मास नंबर इधर और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसमें कुछ शार्प पीक्स होती हैं, 3 शार्प पीक्स होती हैं, फिर एक ग्लोबल पीक होगी और फिर ये डिके होता चला जाता है। ठीक, और जो पहली शार्प पीक होती है वो आपकी हीलियम के लिए होती है, हीलियम He4 हीलियम के लिए होती है। ठीक, अब हीलियम के लिए शार्प पीक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने नेबरहुड में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अपने नेबरहुड में यानी अपने से पहले यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल है और अपने के बाद यानी लिथियम से ज़्यादा स्टेबल है। अपना जो नेबरहुड होगा उसका हीलियम से जो पहले आएगा वो आपका हाइड्रोजन आएगा और उसके बाद ये जो आएगा ये लिथियम आएगा। तो हीलियम जो है वो अपने नेबरहुड में अपने अड़ोस पड़ोस में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए उसकी पीक आई है वहाँ पे। ठीक, इज़ वेरी स्टेबल इन इट्स नेबरहुड भी लिखा होना चाहिए, इन इट्स नेबरहुड। ठीक, उसके नेबरहुड में वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन ए बी सी डी एंड ई रिप्रेजेंट, ये ए क्या होगा? ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है और ई ये निकलेगा क्या, वो आपसे पूछा गया। तो एक एक करके बना लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। यूरेनियम था आपके पास 92 238, ये है 238 वाला है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, तो अल्फा पार्टिकल होता है He4। जब ये एमिट होगा तो जो भी बनेगा TH थोरियम बन रहा है तो नीचे बनेगा, नीचे से 2 कम हो जाएगा, ऊपर से 4 कम हो जाएगा, तो नीचे आएगा 90 और ऊपर आ जाएगा 234। उसके बाद फिर इससे निकला बीटा पार्टिकल। अब बीटा कुछ मेंशन नहीं किया जाता है तो बीटा माइनस ही मानते हैं हम। ठीक है, बीटा कुछ मेंशन नहीं किया जाता है, बीटा लिखा हुआ है तो हम कौन सा मानते हैं? बीटा माइनस ही मानते हैं। तो बीटा माइनस निकलने से ये जो भी एलिमेंट बन रहा है Pa, इसके एटॉमिक नंबर में तो कोई चेंज, मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 234 का 234 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 91। और फिर इसमें से हम क्या निकालें ताकि यूरेनियम 234 और ये 92 बन जाए, यानी फिर से एक बार बढ़ जाए, फिर से एक ये Z जो है फिर 1 से बढ़ जाए, इसका मतलब फिर से हम इसमें एक बीटा पार्टिकल ही एमिट करेंगे। ठीक, तो देखिए A जो है वो 234 है, B जो है वो 90 है, C जो है वो भी 234 है, D जो है वो 91 है, और E जो है, E क्या है? E एक बीटा पार्टिकल है, E क्या है आपका? बीटा पार्टिकल। तो ज़रा चेक कर लेते हैं, A 234 तो ये आंसर बनेगा नहीं, B 90, C भी 234 है और D 91 है, तो D 91 यानी आंसर क्या बन गया आपका? A पार्ट, इसी में D 91 है, और जो E पार्टिकल निकल रहा है वो एक बीटा पार्टिकल है, तो आगे भी करेक्ट है। An atom of mass number 15 and atomic number 7 captures an alpha particle and then emits a proton। रिएक्शन बना लेते हैं। ठीक, मास नंबर 17 एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 15 एटॉमिक नंबर 7 है, तो बेसिकली वो नाइट्रोजन ही हुआ। इसमें अल्फा पार्टिकल को इसने कैप्चर किया, यानी He4 को इसने कैप्चर कर लिया, और एमिट किया एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन होता है 1H1। तो बचा क्या होगा? तो अगर हम मास नंबर का कंजर्वेशन और मास नंबर देखें तो ऊपर हो रहा है 19, इधर हो गया 1, तो यहाँ बचा होगा आपका 18। और एटॉमिक नंबर का अगर कंजर्वेशन देखें तो 7 + 2 9 होता है, यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 8 8 18, तो ये बना ऑक्सीजन। ठीक, मास नंबर आया 18 और एटॉमिक नंबर आया 8 8 18, सो योर आंसर इज डी पार्ट। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई A and B आर EA and EB रिस्पेक्टिवली। ए और बी की जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियाई ए और बी की, वो EA हैं और EB हैं। ठीक, 3 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स B फ्यूज टू गिव 1 एटम ऑफ एलिमेंट A एंड एनर्जी Q इज रिलीज्ड। ठीक है, आराम से समझिए, 3 A जो हैं वो मर्ज करके एक B बना रहे हैं, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होती है Q वैल्यू। कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए, तभी एनर्जी रिलीज होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी B एक ही बनाया, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B, तो ये बन गया EB, माइनस रिएक्टेंट में 3 A हैं, तो उनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 3 टाइम्स EA, तो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, EB माइनस 3 टाइम्स EA। सॉरी मैंने इक्वेशन उल्टी लिख दी। 3 एटम्स B के, सॉरी 1 मिनट, 3 एटम्स जो B के हैं
3 एटम्स जो बी के हैं वो फ्यूज होके ए का एक एलिमेंट बना रहे हैं। मैंने सब कुछ उल्टा लिख दिया, सही करते हैं जरा इसको। 3 एटम्स बी के जो हैं वो फ्यूज होके एक एटम ए का बना रहे हैं। तो फिर से भाई कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, तो क्या लिखते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट है ए तो बाइंडिंग एनर्जी ए की, तो ई ए हो जाएगा, माइनस रिएक्टेंट है बी और 3 बी मिलके ए बनाया तो 3 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी। तो ये आपका आंसर बनेगा, आपका आंसर आया ए पार्ट। टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन दी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो आंसर तो एक ही नंबर दिया, दूसरा नंबर चलो हम ऐड कर देंगे इसमें। यूरेनियम है 92 238 और ये ब्रेक हो रहा है लेड पीबी 82 और 214 में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मास नंबर में कितना कम हुआ, तो 38 और ये 14। ठीक, तो ये मास नंबर जो कम हुआ है आपका वो 24 कम हुआ है, 24 मास नंबर कम हुआ है। और एक अल्फा पार्टिकल निकलने से 4 मास नंबर कम होता है, इसका मतलब 6 तो अल्फा पार्टिकल निकले होंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 6 तो क्या निकले होंगे, अल्फा पार्टिकल, तभी 24 कम हो जाएगा, 14 बचेगा। इतनी बात ठीक है। अब अगर 6 अल्फा पार्टिकल निकलते इसमें, तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये तो 12 से कम होना चाहिए था। तो अगर ये 12 से कम हो जाता, 12 से अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो ये तो 80 बचना चाहिए था, बट है यहाँ पे 82। इसका मतलब 2 से बढ़ाना भी है, इसका मतलब 2 आपके बीटा पार्टिकल भी निकले होंगे, माइनस नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो 6 निकले अल्फा पार्टिकल और 2 निकले बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस वाले हैं। तो 6,2 करके ये आंसर बनेगा ए पार्ट। अच्छा, टोटल नंबर पूछा, टोटल नंबर कितना हुआ, तो 6 और 2 8, टोटल नंबर 8 पूछा है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी पार्ट। टोटल नंबर कितना हुआ, 8। अलग अलग नहीं, टोटल नंबर बस बता देना, दोनों को सम करके बता देना आपने। सपोज वी कंसीडर ए लार्ज नंबर ऑफ कंटेनर्स ईच कंटेनिंग 10,000 एटम्स ऑफ ए रेडियोएक्टिव मटेरियल विद हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर। आपके पास बहुत सारे कंटेनर्स थे और सब में 10,000 एटम्स थे और उन सब की हाफ लाइफ 1 साल थी। तो 1 साल के बाद क्या होगा, क्या सभी कंटेनर्स में 5,000 बचेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक स्टैटिस्टिकल एवरेज होता है कि 10,000 हैं तो ऑन एन एवरेज, अगर आपके पास बहुत सारे सैंपल्स हैं तो ऑन एन एवरेज उनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग 5,000 आ सकता है। 5,000 एग्जैक्टली होगा ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है किसी में 5,000 से ज़्यादा डिके कर गए हों, किसी में 5,000 से कम डिके करे हों। ठीक, तो ऑल द कंटेनर्स विल हैव 5,000 एटम्स ऑफ द मटेरियल, गलत है, ये सही नहीं है। ऑल द कंटेनर्स विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मटेरियल बट देयर नंबर विल ओनली बी अप्रोक्सीमेटली 5,000। तो सेम वाला गड़बड़ है, सेम नंबर होंगे एटम्स के, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में ज़्यादा होंगे किसी में कम होंगे। ठीक है, तो बी भी सही नहीं है। द कंटेनर्स विल इन जनरल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मटेरियल बट देयर एवरेज विल बी क्लोज टू 5,000, बिल्कुल सही है। सब में अलग अलग नंबर होंगे रेडियो एक्टिव एटम्स के, लेकिन उनका जो एवरेज है वो एग्जैक्टली 5,000 आ जाए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, आ भी सकता है लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसका जो एवरेज होगा वो 5,000 के क्लोज होगा। तो आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा इसका, आपका सी पार्ट। 90% ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर टाइम टी टाइम हैज़ इलेप्स्ड। टी टाइम के बाद 90% अनडिकेड रह गया, इसका मतलब 10% डिके हुआ होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनिशियल सैंपल विल डिके इन द टोटल टाइम 2t। 2t टाइम में कितना डिके कर जाएगा, तो बहुत सिंपल है, आराम समझिए। मान लिया पहले 100% था तो टी टाइम में 10% डिके कर गया, 90% रह गया। तो जो रेडियो एक्टिव डिके की इक्वेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर टी टाइम में 10% डिके कर रहा है तो हर टी टाइम में रिमेनिंग का 10% ही डिके करेगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी हमेशा। तो पहले टी टाइम में 10% डिके कर गया तो 90% रह गया होगा। ठीक है, 10% आपका खत्म हो गया। फिर अगले टी टाइम में अब जो रह गया उसका 10% डिके कर जाएगा, तो 90 का 10% आप निकालोगे तो 9 आएगा। तो अगले टी टाइम में 9 चला जाएगा और रह कितना जाएगा, 81। तो टोटल 2t टाइम में कितना डिके कर गया 100 में से, तो ये 10 और ये 9, टोटल 2t टाइम में 19 डिके हो गया 100 में से और रह गया होगा आपका 81। तो अगर परसेंटेज में सोचें तो 2t टाइम में 19% डिके हो जाएगा और 81% रह जाएगा। तो डिकेट पूछ रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी पार्ट।